हेलो फ्रेंड्स। एक बिहारी सब पे भारी परिवार में यूपीएससी के ऑनेस्ट एंड सक्सेसफुल प्रिपरेशन के लिए जो हमने मैराथन क्लास शुरू की है उसके इकोनॉमिक्स क्लास में मैं आपका वेलकम करता हूं। पिछले क्लास में आपको याद होगा कि हमने जीडीपी पर बात की थी। जीडीपी को डेप्थ में समझने की कोशिश की थी, कॉमन अंडरस्टैंडिंग के लैंग्वेज में, जो लाइफ की लैंग्वेज होती है, क्योंकि वो ज़रूरी है। जिस तरह के क्वेश्चंस यूपीएससी पूछता है उनके आंसर करने के लिए, क्योंकि यूपीएससी के जो क्वेश्चंस है अगर आप देखेंगे तो वो जो होते हैं वो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड ज़्यादा होते हैं, कि डायरेक्ट आपको नहीं मिलेगा, आपको कहीं और से ढूँढना पड़ेगा। जैसे कि आप कहिए कि कुछ चीज़ आपने समझा इकोनॉमिक्स में, उसे आप मार्केट जाते होंगे, बाज़ार जाते होंगे, वहाँ आप घटते हुए कैसे देखते हैं? उन चीज़ों से यूपीएससी मीन्स प्रैक्टिकल चीज़ों से, जो आपने पढ़ा, समझा है, वो जो रियल लाइफ़ में घटता है, कैसे घटता है, उसका जो एप्लीकेशन पार्ट है, वहाँ से यूपीएससी क्वेश्चंस को सेट करता है। तो ज़रूरी है कि हम उसे प्रैक्टिकल या मैं कहूँ तो लाइफ टर्म में देखने की कोशिश करें, और साथ ही इकोनॉमिक टर्म्स में भी, मीन्स दोनों की कॉम्बिनेशन से समझने की कोशिश करें। तो जीडीपी को समझने के बाद अब जीडीपी के जो है वो दो आयाम हैं, दो एस्पेक्ट्स आप कह सकते हैं। एक है रियल जीडीपी और दूसरा है नॉमिनल जीडीपी। आज हम लोग रियल जीडीपी को समझने की कोशिश करेंगे। मेरा मानना है कि किसी भी चीज़ को समझने की शुरुआत उसके नाम से ही करनी चाहिए, मीन्स स्टार्टिंग फ्रॉम द अपर पार्ट, कि अपर सरफेस पे क्या चीज़ दिखाई दे रहा है। फिर पहले अगर आप तैरने के लिए भी जाएंगे तो जब जंप मारेंगे स्विमिंग पूल या कहीं भी, पहले तो आप अपर लेयर से टकराएंगे, टकराना ज़रूरी है, तभी आप नीचे जाएंगे। तो यही होना भी चाहिए कि पहले हम लोग सरफेस पे देखें क्या है, और धीरे 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 गहराई में उतरें और अंत तक पहुँचे। ये नहीं कि बीच में सांस फूलने लगा है और हम बाहर निकल कर आ रहे हैं, नहीं। गहराई तक बिल्कुल पहुँचना है, चाहे जो हो जाए। जब तक पूरी तरीके से समझ में ना आ जाए उसको छोड़ना नहीं। तो आइए फ्रेंड्स, आज हम लोग जीडीपी के एक आयाम रियल जीडीपी को समझने की कोशिश करते हैं। रियल जीडीपी, अगर मैं इसे कहूँ इकोनॉमिक टर्म्स में, पहले हम लोग देखते हैं कि ये है क्या। पहले मैंने कहा कि नेम, सरफेस पर जाते हैं, ये क्या है? रियल। ठीक है, क्या है ये? रियल है। जब मैंने जीडीपी की चर्चा की थी आपसे तो आपको बताया था कि जीडीपी क्या है। फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो अल्टीमेटली फाइनल वैल्यू होता है, उसमें ये कह रहा है कि ये रियल जीडीपी है। मीन्स क्या? जीडीपी एक होता है, आप सुनते होंगे रियल है, फेक है। फेक शब्द इकोनॉमिक टर्म्स में यूज नहीं होते, वो कुछ और होता है। तो यहाँ पे रियल और दूसरा क्या है, तो ये रियल जीडीपी क्या है? रियल एक्चुअल मतलब अगर आपको ये देख के लग रहा होगा कि असल जीडीपी तो यही है, इसके अलावा जो जीडीपी है पता नहीं वो कौन सा जीडीपी है। खैर, वो कौन सा जीडीपी है जब हम लोग उस पर आएंगे तो देखेंगे। रियल जीडीपी को समझने की कोशिश करते हैं, इस आधार पर आप अनुमान भी लगा लेंगे कि वो क्या है। रियल मतलब एक्चुअल, असल में यही है असल जीडीपी। It is the value of a country's total output of goods and services adjusted for inflation और deflation, या फिर आप कह सकते हैं adjusted for के बदले माइनस इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। ये क्या है?
एक कंट्री का, अगर इंडिया का बात करें तो इंडिया की बात करें तो देश का जो है टोटल आउटपुट, मतलब कितना प्रोडक्शन किया गया, कितना उत्पादन किया गया, किस चीज का, गुड्स एंड सर्विसेज का। गुड्स एंड सर्विसेज के डिफरेंस मैं आपको बता चुका हूं। तो गुड्स एंड सर्विसेज का कितना प्रोडक्शन किया गया, कितना आउटपुट तैयार किया गया एक देश में, उसका वैल्यू जो होगा, उसमें से जो इन्फ्लेशन हुआ है, इन्फ्लेशन मतलब अगर महंगाई के कारण चीजों की जो असल कीमत है उससे कीमत बढ़ गई है, मीन्स जो कीमत होनी चाहिए वो अब ना रह के कीमत कुछ बढ़ गई है, या फिर डिफ्लेशन, कीमत घट गई है। आप अक्सर बीच बीच में मार्केटिंग तो करते ही होंगे, तो देखते होंगे कि कभी कभी चीज़ों की कीमतें बढ़ जाती हैं, कभी घट जाती हैं। जैसे बारिश के सीज़न में आपको प्याज की जो कीमत है वो बढ़ी हुई मिलेगी। अभी कुछ टाइम पहले भी इस तरह का हुआ था कि प्याज और टमाटर की कीमत बढ़ गए थे। तो ये होता रहता है, बढ़ते रहते हैं, घटते रहते हैं चीज़ों की कीमतें। वो डिपेंड करता है अलग अलग फैक्टर्स पर, जो हमने डिमांड एंड सप्लाई में बातें की थी। और जब हम इन्फ्लेशन पर बात करेंगे, इन्फ्लेशन के चैप्टर में जाएंगे, तो वहाँ भी डिस्कस करेंगे। तो अगर इसे सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करें तो, कि मान लेते हैं कि एक देश है भारत, भारत हमारा देश है, भारत ने 100 किलो चावल उगाए, 100 किलो चावल उगाए, गुड्स हो गए। और साथ ही 100 रुपये का एजुकेशन का भी आउटपुट रहा। 100 किलो चावल, 100 रुपये का एजुकेशन का आउटपुट। सिंपल टर्म में हम समझने की कोशिश करते हैं इसको, ठीक। ये उसका वैल्यू है, रियल वैल्यू, कि 100 किलो चावल और सबकी कीमत मान लेते हैं 1 रुपये किलो चावल। तो 100 रुपये का आउटपुट हुआ कि किसका, राइस का, गुड्स का। और 100 रुपये का एजुकेशन का आउटपुट हुआ, सर्विसेज का, ठीक। तो ये, इसे आप रियल जीडीपी कह सकते हैं। जीडीपी एक साल में कैलकुलेट होता है, फाइनेंशियल ईयर में। तो इसे आप इंडिया का रियल जीडीपी कह सकते हैं, 100 + 100 200। अब किसी वजह से हो गया ऐसा कि मान लीजिए चावल की कीमतें बढ़ गई, कीमतें बढ़ गई, 100 से 110 रुपये हो गया। और एजुकेशन की भी कीमत बढ़ गई, 100 से 120 रुपया हो गया, कीमत बढ़ गई, इन्फ्लेशन हो गया किसी वजह से। तो रियल जीडीपी यहाँ पे क्या होगा, रियल जीडीपी होगा वही 100 + 100 जो शुरू में था, 200 रुपये। ये जो 110 रुपये बढ़ गया है राइस में, गुड्स में, और 20 रुपये सर्विसेज में बढ़ गए हैं, एजुकेशन में, इनको एडजस्ट किया जाएगा, हटाया जाएगा, माइनस किया जाएगा। उसके बाद जो हमारा बचेगा, मतलब ऐसे अगर टोटल जोड़ें तो कितना होता है, हो जाता है हमारा 230 रुपये। तो ये जो 30 रुपये एक्स्ट्रा आ गया है, इसको हटा दिया जाएगा। तो जो बचेगा वो 200 हमारा, उसे कहेंगे हम रियल जीडीपी, ठीक। इन्फ्लेशन, इसी तरह डिफ्लेशन भी हो सकता है। मान लीजिए कीमतें और घट गई, 100 रुपये से चावल का जो कीमत है वो 90 रुपये हो गया, और एजुकेशन की जो सर्विस की कीमत है वो भी 100 से घट के 95 रुपये हो गए। तो कितना घट गया टोटल, टोटल डिफ्लेशन कितना हो गया, घट गया, महंगाई घट गई है, मतलब जो कीमत थी घट गई। डिफ्लेशन उसी को कहते हैं, इन्फ्लेशन कीमतों का बढ़ना, डिफ्लेशन कीमतों का घटना। 15 रुपये से घट गई, मतलब 200 में से अब बचा कितना, 185, ठीक। तो इसमें हमारा रियल जीडीपी क्या होगा, रियल जीडीपी हमारा वही होगा 200 रुपये, 100 जो था शुरू में। और ये जो 15 रुपये घट गए हैं, इसको एडजस्ट करना है, इसको हटाना होगा। तो जो बचेगा वो हमारा होगा रियल जीडीपी, ठीक है। इसी को कहते हैं
कि इट इज़ द वैल्यू ऑफ अ कंट्रीज़ टोटल आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज़। मैंने 2 चीज़ें ये सिंपल ली हैं समझाने के लिए आपको। कंट्री में जो भी प्रोड्यूस होता है, गुड्स एंड सर्विसेज़, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज़ प्रोड्यूस होते हैं, उन सब कुछ को जो जीडीपी उसका जो रियल कॉस्ट होगा, उसमें से इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन अगर कुछ हो गया है, तो उसको एडजस्ट किया जाएगा, हटाया जाएगा, तो जो बचेगा वो हमारा होगा कंट्री का रियल जीडीपी। ओके फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। It is calculated by, it is calculated by gathering data, gathering data on the quantities of various goods and services produced in the economy। कैसे कैलकुलेट किया जाता है? अब किसी चीज़ को भी कैलकुलेट करने के लिए हमें कुछ चीज़ें तो चाहिए कि क्या ट्रेंड चल रहा है मार्केट में, तो गैदर किया जाता है, मतलब कलेक्ट किया जाता है। क्या चीज़? डेटा कलेक्ट किया जाता है कि कितने क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस जो है वो इकोनॉमी में प्रोड्यूस किए गए हैं, मतलब कि कितना सारा सामान, कहिए एक तरह से सिंपल भाषा में, कितना सामान तैयार हुआ है, कितना सर्व से सेवा की चीज़ें सर्विस तैयार हुए हैं, एजुकेशन है, हेल्थ है, जो भी चीज़ है, वो कितनी क्वांटिटी में, पहले उस क्वांटिटी पे डेटा को कलेक्ट किया जाता है, पहला स्टेप। फिर द क्वांटिटीज प्रोड्यूस्ड, जो भी क्वांटिटी प्रोड्यूस हुआ है, अब पता चल गया जितना भी क्वांटिटी है, उसको आर मल्टीप्लाइड बाय देयर बेस ईयर प्राइसेस and the products are summed for all goods and services to get the real GDP for each year। एक बेस ईयर फिक्स किया जाता है। यहाँ जो बेस ईयर की बात की जा रही है, मल्टीप्लाइड बाय देयर बेस ईयर प्राइसेस, एक बेस ईयर फिक्स किया जाता है कि यहाँ से हम देखेंगे कि जीडीपी का क्या ट्रेंड चल रहा है, उसको एक प्राइस के रूप में फिक्स कर दिया जाता है, जो कि समय के साथ बदलती रहती है। जैसे कि अब मान लीजिए अभी के टाइम में, आज़ादी के टाइम का कॉस्ट तो लेकर नहीं चल सकते हैं। उस समय जो कॉस्ट था वहाँ से हम लोग जोड़ेंगे, जीडीपी को कैलकुलेट करेंगे उस प्राइस को। उससे तो महंगाई कितनी बढ़ चुकी है, और वो तो रियल लगेगा भी नहीं, वो तो इमेजिनेटिव हो जाएगा कि अभी भी उसी प्राइस को हम कैलकुलेट करें। तो जो करंट होता है ईयर, जैसे अभी 2023 की बात करें, फिर 2024 आने वाला है हमारा, ठीक? तो अभी मान लीजिए 2023 है, तो ये हमारा करंट ईयर है। इसी तरह हमारा इसी के आस-पास जो होगा, हम कोई बेस ईयर फिक्स करेंगे कि लगे हाँ 1 साल। आस-पास फिक्स होता है एक बेस ईयर, और उसका जो प्राइस होता है, उसको रियल मानकर हम लोग चलते हैं कि ये रियल है, और यहाँ से जो कीमतें बढ़ेंगी आगे, उसे हम लोग वो इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन कहेंगे, जो बढ़ेगी घटेगी चीज़। एक बेस ईयर फिक्स कर लिया जाता है उसके प्राइस को, ठीक? उसको रियल आप ईयर कह सकते हैं। तो वहाँ से जो है, उसकी जो प्राइस कॉस्टिंग थी, उस टाइम में जब यही सामान सब वहाँ प्रोड्यूस हो रहे थे, तो उस समय जो कॉस्ट थी, उसी कॉस्ट पर जो इस साल में गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस किए गए हैं, उसको मल्टीप्लाई किया जाएगा, ठीक? मल्टीप्लाई किया जाएगा, और फिर सारे गुड्स और सर्विस के कीमत अलग-अलग मल्टीप्लाई हो गए, अलग-अलग हो गए, उनकी कॉस्टिंग निकल गई, लेकिन एक जगह जीडीपी करने के लिए उनको सबको जोड़ना पड़ेगा। तो अलग-अलग पहले देखा गया क्या-क्या कीमतें हैं, उन्हें रियल कॉस्ट से, बेस ईयर प्राइस से मल्टीप्लाई किया गया, सबको जोड़ा गया। तो जोड़ने के बाद जो आया उसे कहेंगे रियल जीडीपी। इसी तरह आप हर साल का कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लीजिए अभी 2023 है, ठीक? 2011 को हमने बेस ईयर फिक्स कर लिया, ठीक? तो वहाँ से अब देखेंगे कि क्या 2023 में कितना इन्फ्लेशन हुआ है या डिफ्लेशन हुआ है, जो भी हुआ है, फिक्स कर सकते हैं। 2011 से 12-13 जो भी आ गया, उसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कितना हुआ। फिर 23 के आगे जब 24 आएगा, उसमें जो होगा फिर वहाँ भी हम लोग फिक्स कर पाएँगे।
तो ये चीज़ हर साल का हम लोग इस तरह से रियल जीडीपी निकाल सकते हैं। तो रियल जीडीपी के लिए हमें क्या चाहिए? रियल कॉस्ट। और रियल कॉस्ट के लिए हम क्या करते हैं? एक बेस ईयर प्राइस को फिक्स करते हैं, ठीक? तो ये रियल जीडीपी आखिरकार करता क्या है? क्यों कैलकुलेट करते हैं हम? इसका काम क्या है? इट रिवील्स एक्चुअल ग्रोथ और कॉन्ट्रैक्शन इन द इकोनॉमी। ये क्या बाहर लेकर आता है? क्या ढूंढ के निकालता है? ये निकालता है कि इकोनॉमी का जो है उसमें क्या हुआ है, एक्चुअल वो ग्रोथ हुआ है या कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, तो कितना हुआ है। एक्चुअल ग्रोथ बताता है कि हाँ, ये ग्रोथ हुआ है, क्योंकि रियल है, रियल में तो कुछ भी मिलावट नहीं हो सकता है। तो ये इकोनॉमी का एक्चुअल ग्रोथ बताएगा। एक्चुअल ग्रोथ मतलब अब देखिए, चीज़ें हैं, अब उसकी कीमतें बढ़ रही हैं, तो ग्रोथ हो रहा है हमारा। सच में हम आगे बढ़े कि नहीं? रियल जो था अगर उसी को अभी देखें, अब मान लीजिए कि 2011 में 100 गुड्स प्रोड्यूस होते थे। 100 गुड्स, उसकी कीमत थी ₹100। अब वही गुड्स जो है, अब मान लीजिए 100 के बदले 200 प्रोड्यूस किए जाते हैं। कीमतें वही हैं, 200 प्रोड्यूस किए जाते हैं, मतलब अब 200, तो 100 बढ़ा ना, यही ग्रोथ हुआ ना। तो यही जो ग्रोथ है, एक्चुअल में ग्रोथ हुआ है कि नहीं, आउटपुट बढ़ा है कि नहीं। अब समय के साथ ज़्यादा पैसा आएगा तो आप ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे ही ना, तो वही देखा जाता है रियलिटी में। एक्चुअल ग्रोथ कितना हुआ है। अगर डिफ्लेशन हो गया मान लीजिए, या हो सकता है कि मान लीजिए 100 गुड्स प्रोड्यूस उस समय किए जाते थे, अब उसका ट्रेंड खत्म हो गया है, चल नहीं रहा है, उस सामान का जो भी प्रोड्यूस किया जाता था, अब 100 के बदले 80 ही प्रोड्यूस किया जा रहा है। तो ₹80 का ही सामान बन रहा है अभी। तो ये क्या दिखाएगा? कॉन्ट्रैक्शन, कि घट गया। तो वही बताता है कि एक्चुअल ग्रोथ हुआ है या कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, किस फील्ड में ग्रोथ हुआ है, किस फील्ड में कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। ये सब हमें रियल जीडीपी से पता चलता है। इट्स इम्पोर्टेंट, ये बहुत ज़रूरी है। क्यों? फॉर अंडरस्टैंडिंग लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स इन एन इकोनॉमी। ये समझने के लिए कि इकोनॉमी में ट्रेंड चल क्या रहा है, गुड्स और सर्विसेज को लेके इकोनॉमी किस तरह से रन कर रही है। लॉन्ग टर्म ट्रेंड क्यों? कि अब मान लीजिए हम इसके अगर रियल पता चलेगा हम लोग को, तो देख पाएंगे ना कि पिछले कुछ साल में कैसा परफॉर्मेंस रहा। उससे ये भी गेस कर पाएंगे कि आगे कुछ साल में कैसा परफॉर्म किया जा सकेगा। तो मतलब एक बैलेंस क्रिएट किया जा सकेगा, समझा जा सकेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा तो एक ही बार फ्लक्चुएट नहीं होता है, उसके आस-पास ही रहता है। तो हम लोग को तो एवरेज लेकर चलना पड़ता है किसी भी चीज़ में, कि हाँ, एवरेज परफॉर्मेंस ये रहा है जिस बेस पर हम लोग आगे कुछ भी सोचते या करते हैं। तो ट्रेंड समझेंगे हम लोग लॉन्ग टर्म में, और लॉन्ग टर्म में जब समझेंगे तो हमें किस चीज़ में मदद मिलेगी फिर? पॉलिसी मेकिंग में, उसके अकॉर्डिंग हम पॉलिसी बना पाएँगे। एंड एक्यूरेट कंपैरिज़न, पॉलिसी बना पाएँगे, उसके अकॉर्डिंग एक्ट कर पाएँगे, और अल्टीमेटली एक्यूरेटली कंपेयर कर पाएँगे कि हम कितना ग्रो किए। अपने आप से भी कंपेयर करेंगे कि पहले कितना था, अब कितना हो गया, और दूसरे देश से भी कंपेयर कर सकते हैं कि दूसरे इस तरह से ग्रो कर रहे हैं और हम किस तरह से ग्रो कर रहे हैं। तो एक कंपैरिजन में, एक्चुअल कंपैरिजन में भी ये रियल जीडीपी जो है वो मदद करती है। तो ये हमारा रियल जीडीपी का कॉन्सेप्ट है, जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो आपको इकोनॉमी को ना सिर्फ समझने में मदद करेगी, बल्कि इकोनॉमी का एप्लीकेशन एक्चुअली होता कैसे है, उसमें भी मदद करेगी। और एग्ज़ामिनेशंस में तो ऑफ कोर्स यूपीएससी इन पर क्वेश्चंस पूछता ही है, जो अल्टीमेटली आपको सॉल्व करना है, और उसके लिए ज़रूरी है कि इस तरह से इसे समझा जाए। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे, आगे बातें करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।